Assalamu alaikum student, myself is Dr. Laila Rubab. Today our topic is Parkinsonism. हम पढ़ते हैं पार्किंसनिज्म जो ये बीमारी है ये क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। जो हमारा मोटर कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट हो जाती है, यानी कि जो हमारा तवाज़ुन होता है वो बरकरार नहीं रहता। और इसकी सिम्पटम में क्या होंगे, ट्रिमर्स, स्टिफनेस एंड स्लोड मूवमेंट हो जाएंगे। क्या होंगे, यानी कि या तो रेशा वगैरह होगी या सुस्ती वगैरह हो जाएगी, अक्कड़ वगैरह होगी, स्टिफनेस हो जाएगी, स्लोड मूवमेंट हो जाएगी, ट्रिमर्स हो जाएगी। अब हम इसकी काजेज़ पढ़ते हैं कि किस वजह से होती है। इसकी काजेज़ जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी जो होती है ये क्या होती है, एडोपैथिक पार्किंसनिज्म डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, यानी कि एडोपैथिक मतलब इसकी काज जो है वो नॉन नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जो सेकेंडरी पार्किंसनिज्म है वो क्या होती है, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। ये क्या होती है, वेस्कुलर पार्किंसनिज्म भी हो सकती है और अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ भी हो सकती है। मेडिकेशन की वजह से कैसे होती है, वो कहते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको, जैसे कि हमारे पास स्पेशली एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स जब यूज़ करते हैं ये क्या करते हैं, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म करवा देती है पैदा। इन्फेक्शन में जो इंसेफेलाइटिस या अदर ब्रेन इन्फेक्शन क्या होते हैं वो भी ये डिजीज़ पैदा करवा देती हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका मोटर कंट्रोल क्या होता है, इम्पायर हो जाता है। उसके बाद टॉक्सिन में वो कहते हैं कोई भी केमिकल्स हो गए जैसे कि मैग्नीज और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रॉमा में वो कहते हैं रिपीटेड हेड इंजरीज, जैसे कि हमारे एथलीट्स होते हैं उनके जो हेड इंजरीज होती हैं वो बार बार होती रहती हैं, जिसकी वजह से पार्किंसनिज्म डिजीज़ हो सकती है, यानी कि मोटर कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, मोटर कंट्रोल में इम्पेयरमेंट हो सकती है। वो कहते हैं नेक्स्ट काज जो होते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है या प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद हम इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर में एज, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल एक्सपोयर, जेंडर। एज वो कहते हैं ज़्यादातर ये क्या होता है 60 यानी कि 60 साल की उम्र के बाद होता है। जेनेटिक्स में वो कहते हैं ये फैमिली हिस्ट्री जो होती है इंक्रीज़ करती रहती है पार्किंसन डिजीज़ के चांसेस को। उसके बाद वो कहते हैं इन्वायरमेंटल एक्सपोयर जो होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोयर टू टॉक्सिन्स हो गया जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह। जेंडर में वो कहते हैं जो मेल्स होते हैं वो मोर प्रोन होते हैं डेवलपिंग दी कंडीशन, यानी कि ये जो होती है लड़कों में ज़्यादा होती है। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं इस डिजीज़ की। पैथोफिजियोलॉजी जो होती है इसमें क्या होती है, डिजेनरेशन हो जाती है डोपामाइन की। किसकी, डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशियल नेग्रा। जो हमारा सब्सटेंशियल नेग्रा होती है उसमें क्या होते हैं, डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं। जब उनकी क्या होगी, डिजेनरेशन होती है, रीजन ऑफ ब्रेन जो होते हैं रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को, वो रीजन होता है जो मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। जब उसमें डिजेनरेशन होगी तो क्या होगा, मोटर कंट्रोल में इम्पेयरमेंट्स हो जाएगी। डोपामाइन क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं ट्रांसमिटिंग सिग्नल विद इन द मोटर कंट्रोल पाथवे, जैसे कि हमारे पेयर्स क्या हो गया, डिप्लीशन लीड्स करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मोटर सिम्पटम्स। अब उसके बाद वो कहते हैं लीवी बॉडीज़ जो होती है उसमें क्या होता है, अबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट्स हो गया जो फाउंड करते हैं ब्रेन ऑफ दोज विद पार्किंसन डिजीज़। डिस्ट्रप्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया सर्क्यूटी, जिसमें क्या होती है, लॉस ऑफ डोपामाइन इफेक्ट हो जाती है। अब हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। उसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स देखते हैं। साइन एंड सिम्पटम में क्या होगी, ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, नो मोटर सिम्पटम्स। ट्रिमर्स में कौन से ट्रिमर्स आएंगे, रेस्टिंग ट्रिमर्स यानी कि पिल रोलिंग ट्रिमर्स इज़ वन ऑफ द क्लासिक साइन। ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। रिजिडिटी में क्या होगी, मसल स्टिफनेस में चले जाएंगे रेंज ऑफ मोशन के ज़रिए। उसके बाद पोस्चरल इंस्टेबिलिटी में क्या होगी, ट्रबल विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि उसको जो पेशेंट होगा उसको बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में क्या होगी, मुश्किल होगी और वो क्या होगा, उसके गिरने के चांसेस जो होते हैं, फॉल्स करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नो मोटर सिम्पटम में वो क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन वगैरह हो गया। अच्छा, अब साइन एंड सिम्पटम में हम देखकर ट्रिमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, नो मोटर सिम्पटम। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगी, क्लिनिकल एवोल्यूशन, डायग्नोसिस इज मोस्टली क्लिनिकल बेस्ड ऑन मोटर सिम्पटम। इमेजिंग में क्या होगी, पेट, MRI, डेट स्कैन करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में उसकी हम क्या करवाएंगे,
जो पेट स्कैन होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसकी क्या होती है, चॉइस पे होती है। और एमआरआई सीटी स्कैन किस लिए करवाएंगे कि कोई भी ब्रेन में ट्यूमर्स या स्ट्रोक वगैरह तो नहीं है, उसको देखने के लिए करवाएंगे। और जो डेट स्कैन है इसको क्या कहते हैं, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर इमेजिंग कहते हैं। ये इसलिए करवाते हैं असेस करने के लिए डोपामाइन की फंक्शन को। और ब्लड टेस्ट करवाते हैं सेकेंडरी काजेज लाइक थायराइड और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कि कोई थायराइड या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके लिए हम कौन से टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट। उसके बाद हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि फैमिली की वजह से तो ये बीमारी नहीं आ रही। उसके बाद जो होती है ट्रीटमेंट में क्या होगी, लीवोडोपा और कार्बिडोपा करवाएंगे। ये जो होती है क्या होगी, लीवोडोपा जो होती, और उसके बाद डोपामाइन एगोनिस्ट यूज़ करेंगे, COMT इनहिबिटर यूज़ करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।